नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर वाले बच्चों के जो सीबीटी एग्ज़ाम होना है अभी अगस्त 2024 में, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवाते आए हैं। डे बाय डे क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं सीक्वेंसली, यानी क्रम वाइज आपको 8 क्लासेज दे चुके हैं और आज की ये हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 9। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो उन प्रीवियस 8 क्लासेज को भी ज़रूर देखें। आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेज को ज़रूर देखिएगा। इसलिए देखना है क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम को पिछले 3 सालों से वर्ष 2021, 22, 23 लगातार फॉलो कर रहे हैं। आपको वो क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इन क्लासेज में हम जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। 100% गारंटी है ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको 100% नंबर चाहिए, 100% मतलब आपके थ्योरी में 38 क्वेश्चन आएंगे। अगर 38 में से 38 सही करने हैं तो इन सारी क्लासेज को अटेंड कर लेना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि 9 क्लासेज से कुछ नहीं होगा, हम आपको और भी क्लासेज देंगे इस पर। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है लास्ट में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे एग्ज़ाम के नज़दीक। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, आपने नहीं किया है तो बिना लाइक किए तो देखना ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लासेज जब भी अपडेट हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जो भी आपके साथी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक पहुँचाइए ताकि वो भी अच्छे से पास हो चुके। क्वेश्चंस जो आपको बता रहे हैं एक भी छोड़ना नहीं है, हम गारंटी देते हैं 38 के 38 एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये विश्वास हम दिलाते हैं। बने रहिए, देखिएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ऐप में आपके सेकेंड ईयर आईटीआई के फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको अटेंड कीजिए और देखिए आपकी तैयारी कितनी भी। आप चाहें तो पेड टेस्ट अवेलेबल है, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और थ्योरी के साथ साथ मॉडल पेपर भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ शुरू करते हैं। चलिए माय डियर, ये रहा पहला सवाल आज का आपके सामने। अच्छे से पढ़िएगा इसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ ज़रूर हमें सिखाएगा। अच्छा, आपको बता दूं, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स की। लगातार आपको 4 क्लासेज मिलेगी, इसलिए आपको ये सीक्वेंस वाइज चारों क्लासेज ज़रूर देखनी है, नहीं तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ R1 वेरिएबल रजिस्टर। ये जो वेरिएबल रजिस्टर R1 दिखाए गए हैं ना, इसका आपसे फंक्शन पूछा जा रहा है। फंक्शन यानी काम क्या है, इसका यूजेज पूछा जा रहा है। देखो पहले तो डायग्राम देख लेते हैं ढंग से, है क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ है क्या। देखो यहाँ पे डाइक लगाया हुआ है, यहाँ पे ट्राइक लगाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी सर्किट में ना ट्राइक का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, आप में से किसी को याद हो तो बताना। खासतौर से जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनसे सवाल है। सीबीटी एग्ज़ाम में तो सीधा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊँगा इसका उत्तर क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ना डायग्राम पर चर्चा हो ताकि आपको चीज़ें याद रहे। सुनिएगा ध्यान से। ट्राइक जो होता है ना, ये फैन रेगुलेटर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमारा वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला फैन रेगुलेटर, उसमें ट्राइक है। तो ये ट्राइक फैन रेगुलेटर का सर्किट बनाया हुआ है। यहाँ फैन रेगुलेटर की आउटपुट है, ये लोड दिखाया है ना इसने, ये है। तो ट्राइक अपने काम में लिया। अब ट्राइक खुद जो है ना, उसको भी ऑपरेट है, उसके गेट को पल्स देनी पड़ती है, इसे बोलते हैं ट्रिगरिंग। तो इसकी ट्रिगरिंग के लिए डाइक लगाया हुआ है। इतनी बात तो सब कुछ सही थी। इसके बाद में ना एक डीवीडीटी प्रोटेक्शन और लगता है हमारे लिए, ठीक है ना। डीवीडीटी प्रोटेक्शन लगता है, वो लगाते हैं हम एक्चुअल में रजिस्टर और कैपेसिटर से। और ये जो वेरिएबल वैल्यू जा रही है ना, ये देखो आपको यहाँ से होते हुए इस डाइक के थ्रू कंट्रोल करवाएगी। यानी वास्तव में हम इससे ट्राइक की ट्रिगरिंग को कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिगरिंग कंट्रोल करेंगे, पल्स रेट को कंट्रोल करेंगे। डी उत्तर आपको यहाँ सही करना है। ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करना, कंट्रोल द पल्स रेट फॉर ट्रिगरिंग द ट्राइक। ट्राइक की ट्रिगरिंग करने के लिए पल्स रेट को, ट्रिगरिंग किसके द्वारा करवाई जा रही है? डायक के द्वारा। बहुत सारी जगह शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, डायक का क्या उपयोग है। तो डायक SCR और ट्राइक की ट्रिगरिंग के लिए और लाइट डिमर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फैन रेगुलेटर में ट्राइक काम में लेते हैं,
ट्रैक की प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसे स्नबर सर्किट बोलते हैं। अपने आएगा आगे क्वेश्चन तब भी मैं बताऊंगा। डीवीडीटी प्रोटेक्शन बोलते हैं उसे, ठीक है ना। और इंडक्टर की सुरक्षा के लिए हम एक डायोड लगाते हैं, उसे फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। अगला सवाल देखिए माय डियर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कंडक्टर यानी चालक, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक और इंसुलेटर यानी अचालक के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। कितना गहरा क्वेश्चन पूछा है। आप सब बच्चे जानते होंगे चालक, अचालक और अर्धचालक नाम से हमारे पास कुछ सामग्रियां होती है। वो कह रहे हैं कि आपने किस आधार पर तय किया था ये, कि ये चालक है, ये अचालक है, ये अर्धचालक है। हम तो बोल देते हैं कि जिसमें धारा चलती है वो चालक है, नहीं चलती है वो अचालक है। ठीक बात थी, लेकिन इसके अलावा भी तो और सारे ऑप्शंस थे ना हमारे पास। इसने दिए 4 ऑप्शन, पढ़ो कौन से 4 ऑप्शन है जो यहाँ एकदम सटीक बैठते हैं। पहला कह रहा है परमाणुओं की परमाणु संबंध संरचना, एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होती है सहसंयोजी बंध, कोवोलेंट बंध जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आयनिक बंध और उस तरह से। उसके बाद में परमाणुओं में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही हम डिसाइड करवाते हैं, शायद आपको याद हो तो। कैसे बताता हूँ। अगर किसी परमाणु, पहले तो ये बताओ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं। 2 होते हैं ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए उपस्थित होते हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड 2 होते हैं ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं, संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनसे हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो ये क्या है बताओ, क्या है, सेमीकंडक्टर। हमने बताओ डिसाइड किया कि नहीं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो ये क्या बन गया, इंसुलेटर यानी अचालक। और उसके बाद में 1 से 3 और 5 से 7 अगर ये है तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से चालक। ठीक है, बताओ क्वेश्चन समझ में आया गया। माय डियर, क्वेश्चन समझ में आया है तो अच्छे से पढ़ लेना। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे आएंगे, एक भी क्वेश्चन दूर नहीं जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आईटीआई वाले बच्चों अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सी डोपिंग करते हैं। देखो भाई, हमारे पास डोपिंग होती है 2 तरह की, याद है ना। एक होती है 3 संयोजकता की डोपिंग, एक होती है 5 संयोजकता की डोपिंग। 3 संयोजकता की डोपिंग कराते हैं तो पी टाइप पदार्थ बनता है। 5 संयोजकता की डोपिंग कराते हैं तो एन टाइप पदार्थ बनता है। याद था ना इतना। इसको बोलते हैं त्रिसंयोजी, इसको बोलते हैं पंचसंयोजी। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है कि इनमें से वैल्यूएशन जब निकालते हैं तो मान कैसे कैसे, नाम सामग्री कौन कौन सी आती है। तो इसमें आता है इंडियम, गैलियम और बोरोन। एल्युमिनियम भी आता है वैसे। इंडियम, गैलियम और बोरोन। तो यहाँ देखो एक ही ऑप्शन है आपके पास, बोरोन, तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। उसके अलावा देखो पंचसंयोजी एन टाइप के लिए होता है। इसमें कौन कौन आता है, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस। तो ये तीनों के तीनों एन सामग्री बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा देना। बिना लाइक किए नहीं देखना है, क्योंकि चीज़ें कम समझ में आएगी बिना लाइक किए देखोगे तो। पता है क्यों? क्योंकि लाइक करने से ना ये होता है ना कि आप उस चीज़ में गहराई से बैठ जाते हैं, आपको लगता है कि ये सही था, पॉजिटिविटी आती है तो चीज़ें समझ में भी आती है। आ जाओ अगले सवाल पर। प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई करवाना है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति, अभिनति को इंग्लिश में बोलते हैं बाइसिंग। सिंपल सवाल पूछ रहा है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसकी बाइसिंग कैसी होनी चाहिए जब हम उसे एक एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के हिसाब से बताता हूँ। ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन की 4 मोड होते हैं ना। एम्पलीफायर के रूप में किस क्षेत्र में उसे प्रचालित करते हैं या किस रीजन में उसे प्रचालित करते हैं, बताओ। याद है सबको? इसे बोलते हैं हिंदी में सक्रिय क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव रीजन। याद आया क्या? एक्टिव रीजन की क्या परिभाषा है कि जो हमारे बीजेटी में 2 जंक्शन होते हैं, पहला जंक्शन और दूसरा जंक्शन। तो पहला जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में होना चाहिए।
वो ये कहता है। अब सबको याद होगा, पहला जंक्शन हमेशा एमिटर बेस के बीच में बनता है, दूसरा जंक्शन हमेशा कलेक्टर बेस के बीच में बनता है। याद आ गया ना। हमें फॉरवर्ड जोड़ना है तो देखो फॉरवर्ड की क्या पहचान होती है, ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है ना। तो फॉरवर्ड की ये पहचान होती है कि एन को एन, पी को पी से जोड़ दो, मतलब एन टर्मिनल को नेगेटिव, पी टर्मिनल को पॉजिटिव, तो एमिटर पॉजिटिव होना चाहिए। फिर बेस के साथ आया है तो बेस आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक बार के लिए नेगेटिव होना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो फॉरवर्ड बनेगा ना। सॉरी, एन है, नेगेटिव करना है, सॉरी, फॉरवर्ड बनाना है, एन को एन से जोड़ेंगे, पी को पी से जोड़ेंगे, सॉरी, और इसको रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है तो ये एन आया, इस एन को पॉजिटिव कर देंगे। दोबारा बोलूँ क्या, एक तरीके से और बताता हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, याद रखना आपको पड़ेगा, देखो है ना। दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं, सुनिएगा। वो कहता है ये एन है, ये पी है और ये एन है। हमेशा याद रखो ये एमिटर टर्मिनल होता है, ये बेस टर्मिनल होता है, ये कलेक्टर होता है। फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, एन को एन से और पी को पी से जोड़ना है। रिवर्स बायस बनाने के लिए उल्टा करना है, एन को पी से जोड़ना है। तो एमिटर को नेगेटिव, बेस को पॉजिटिव, कलेक्टर को पॉजिटिव। अब ऑप्शन देख लो माय डियर सारे, ये लो आपके सामने 4 ऑप्शन ये रहे, ठीक है। ग्राउंड शब्द आ गया तो छोड़ दो इसको, तो ग्राउंड करना ही नहीं है। बेस नेगेटिव, एमिटर पॉजिटिव, कलेक्टर नेगेटिव कर दिया, गड़बड़ हो गई, है ना। बेस पॉजिटिव, एमिटर नेगेटिव, कलेक्टर फिर पॉजिटिव कर दिया, है ना। तो ये वाला ऑप्शन है आपका, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एमिटर नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एमिटर पर एन टर्मिनल आया था, बेस पर पी आया था, और कलेक्टर पर भी एन आया था, तो कलेक्टर भी नेगेटिव है। इसका डी उत्तर सही है, ठीक है ना। याद कर लो अच्छे से, बाकी ऑप्शन जब आपको एग्जैक्ट मिलेंगे तो समझ में आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और डायग्राम से बता देता हूँ, आपका हो तो ये लो, एन, पी और एन, तो इस एन को नेगेटिव, इस पी को पॉजिटिव और इस एन को पॉजिटिव, क्योंकि वो रिवर्स करना है, ये फॉरवर्ड करना था। बात खत्म हो गई, सवाल समझ में आ गया, डी उत्तर सही था। ऑप्शन पूरे आए नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं, समझ जाएंगे, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर लो। अगला सवाल देखो, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। ट्रांजिस्टर की एक बायसिंग दिखाई गई है और आपसे पूछ रहा है कि इस प्रकार का फंक्शन जब आप इस्तेमाल करते हो तो इसका यूजेज क्या है। देखो यहाँ पर आपको सप्लाई दिखा रहा है, वहाँ पर आपको सप्लाई दिखा रहा है, और सेम वो देखो तीर के निशान की दिशा अंदर है ना, तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, PNP है। कौन सा है, PNP है। तीर के निशान की दिशा अंदर की तरफ है ना, दिशा बाहर की तरफ हो तो N बाहर, दिशा अंदर की तरफ हो तो अंदर की तरफ, ठीक है। और तीर की दिशा जो होती है वो हमेशा एमीटर पर ही होती है, तो एमीटर, बेस और कलेक्टर यूँ है आपके इस तरह में, ठीक है। अब इस ट्रांजिस्टर की यूजेज की अगर बात की जाएगी ना, तो इस तरह के यूजेज को हम स्विचिंग सर्किट बोलते हैं, और केवल एमीटर कलेक्टर सिरे का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना। बेस पर आप देखो कोई सप्लाई नहीं दी हमने, कोई ग्राउंडिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। ऑसिलेशन के लिए फीडबैक देना ज़रूरी था, मॉड्यूलेशन इसमें से होगा नहीं। एम्पलीफायर के लिए भी हम सर्किट में एक तरह से फीडबैक साथ में ज़रूर दिखाते हैं। आ जाइए अगले सवाल पर, 32वां क्वेश्चन देखो। एम्पलीफायर सर्किट में नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। माय डियर, हमारे पास फीडबैक होते हैं दो, वैसे तो डिटेल से क्लास कराई हुई है मैंने फीडबैक पर। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। जब फीडबैक इनपुट के साथ इनफेज हो, फीडबैक क्या होता है पहले तो ये बताऊँ। फीडबैक होता है आउटपुट वाले हिस्से को निकाल करके ट्रांजिस्टर के वापस इनपुट में दे देना। अगर इनफेज हो यानी 0 डिग्री पर हो तो ये तो कहलाता है पॉजिटिव, और अगर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो तो उसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। हम जनरली नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक होते हैं, मैं आपको बताऊँगा। दरअसल हमें लूप गेन इकाई करना होता है और फेज अंतर 360 डिग्री का रखना होता है, ये ओसिलेटर के लिए होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा, बर्कहासन क्राइटेरिया बोलते हैं इसे। ओसिलेटर के बारे में बर्कहासन नाम के एक भौतिक शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि ओसिलेशन की 2 मिनिमम शर्तें होती है। वो डिटेल आगे आएगी तब मैं आपको बताऊंगा क्यों करते हैं। बात ये आती है कि नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक के लाभ भी है, हानि भी है। हानि क्या है, हानि तो ये है कि इसमें गेन कम हो जाती है, यानी हमें आउटपुट जो है ना वो बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाती है। अगर पॉजिटिव फीडबैक दे दें तो आउटपुट हो सकता है कि 40 गुना 50 गुना हो,
लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक देंगे तो आउटपुट 2 गुना 4 गुना 3 गुना ही होगी, तो गेन रिड्यूस होती है। लेकिन 2 बड़े फ़ायदे मिलते हैं। क्या? एक तो ये मिलता है कि आउटपुट में डिस्टोर्शन बहुत कम हो जाता है। डिस्टोर्शन को हिंदी में विरूपण या विकृति बोलते हैं। दूसरा, विकृति कम हो गई, विरूपण कम हो गया, मतलब आउटपुट स्थिर मिल रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, नॉइस लेवल कम हो जाता है। यानी नेगेटिव फीडबैक के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसलिए नेगेटिव फीडबैक वर्तमान में काम में लिया जाता है। फिलहाल के लिए मैं ए ऑप्शन के साथ ही जाऊंगा, टू रिड्यूस द डिस्टोर्शन, विकृति या विरूपण को कम करने के लिए। ठीक है, अब गेन कम करना तो हमारा उद्देश्य नहीं है, गेन तो हम चाहते हैं कि वृद्धि हो, लेकिन गेन बढ़ती रही है, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन घटी हुई गेन भी हमें स्वीकार है। उसके पीछे कारण ये है कि आउटपुट जो मिलेगा ना, वो बिल्कुल भी विरूपित नहीं होगा, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। समझ रहे हैं आप? विरूपण का मतलब होता है उसमें वेरिएशन आते हैं, जैसे हमें साइन वेव चाहिए थी, स्क्वायर वेव मिल रही है, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना इक्विपमेंट के काम करने में। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे आईटी सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं बता दूं, सीधा ऑप्शन याद रखना बस। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में क्यों काम में लेते हैं? विकृति कम करने के लिए, इतना याद रख लो। ऑप्शन मत पढ़ लेना ABCD, ऑप्शन तो बदल जाते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। आइए अगले सवाल पर। पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है? देखो, डायक अभी पता कराया हूँ आप, ट्राइक के साथ लगाया था ना, ट्राइक में भी लगाते हैं और SCR में भी लगाते हैं, इसे बोलते हैं ट्रिगर सर्किट। बी उत्तर आएगा। ट्रिगरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रिगरिंग होता है ऑन करने की प्रक्रिया। जब भी एक SCR या ट्राइक को ऑन किया जाता है तो ऑन करने की प्रक्रिया को ट्रिगरिंग बोलते हैं, ऑफ करने की प्रक्रिया को कम्यूटेशन बोला जाता है। कम्यूटेशन भी कई तरह के होते हैं, ट्रिगरिंग भी कई तरह की होती है। खासतौर से SCR की ट्रिगरिंग तो 5 तरह की होती है, ट्राइक की भी ट्रिगरिंग 3-4 तरह से होती है, DVDT और वो सब आती है। चलिए माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बाइसिंग में भारी करंट देता है? देखो, SCR के अगर ऑपरेशन मोड को देखेंगे ना आप, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से आपके ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन फॉरवर्ड वाला होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम SCR को 2 ही क्वाड्रेंट में ऑपरेट करवाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बाइस कहलाती है और इस क्वाड्रेंट में एक तरह से रिवर्स बाइस कहलाती है। हालांकि इसमें फॉरवर्ड रिवर्स कुछ होता नहीं है, पल्सेशन देकर हम ऑपरेट करवाते हैं। जब वो एक तरह से एनोड के थोड़ के बीच में रिवर्स बाइस आती है, उस दौरान एक वैल्यूएशन मिलती है तब। तो एक ग्राफ बनाया जाता है दोनों एंड का। फॉरवर्ड में तो वोल्टेज कंट्रोल करने से करंट कंट्रोल हो जाती है, लेकिन रिवर्स बाइस में एवलांचे ब्रेकडाउन होगा SCR में और उसके बाद में कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें हेवी करंट चलती है। कुल मिलाकर मैं ये बता दूं, जिस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉरवर्ड का है उसमें वोल्टेज कंट्रोल करने से करंट कंट्रोल होती है, लेकिन रिवर्स बाइस वाले में कोई भी डायोड हो, एक बार अगर वो ब्रेकडाउन हो गया तो करंट कंट्रोल होगा ही नहीं, सिवाय जिनर डायोड के। तो SCR में भी यही कंडीशन देखने को मिलती है। बी उत्तर कर देना, थर्ड क्वाड्रेंट ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा चतुर्थांश, ठीक है, सेम एज रिवर्स बाइस कंडीशन। अब अच्छे से अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो भाई बहुत बढ़िया से कवर कर लोगे। चलो जी, लॉजिक गेट की ट्रू टेबल पूछ रहा है आपसे, बताओ। बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आंसर कर सकते हो, सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं जो आपको शॉर्ट तरीका याद करने का बताऊं वो है आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन। इसे बुलियन व्यंजक बोला जाता है। देखो, इसको देख लिया करो आप, A+B ये होता है OR गेट का, और इसे इन्वर्टर A+B भी लिख देते हैं हिंदी में, या नोट A+B लिख देते हैं। और नोट शब्द का मतलब होता है इसके पूरे के ऊपर बार लगना, तो वो कहलाता है नोट और। क्या कहलाता है? नोट और। नोट और को मिलकर के जो गेट बनता है उसे नोर गेट बोलते हैं। तो ये वाला किसका है? नोर गेट का है। बताओ, याद रह जाएगा क्या? मैं आपको चारों ही बता दूंगा, एक बार और दोबारा सुन लो। अभी तो C उत्तर आ जाएगा,
एंड गेट का देखो A इंटू बी होता है, सीरीज़ में जुड़े हुए दो वन वे स्विच के जैसा होता है, दोनों मिलेंगे तो ही करेगा। नोट गेट का A की बार होती है, इन्वर्टर गेट या व्युत्पन्न गेट के नाम से जानते हैं। नोर गेट का A प्लस बी की बार और नेंड गेट का A इंटू बी की बार। ठीक है श्रीमान, याद रहेगा ना अच्छे से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, CRO में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नोब का उपयोग क्या है, इस्तेमाल क्या है। नाम से पता लग रहा है ना, टाइम बेस है, समय विभाजन रेखा है, तो वो टाइम सेट करने के लिए काम में लेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। कहाँ पर है समय का बताओ। स्वीप इनपुट का इनपुट वोल्टेज रेंज का सिलेक्शन करें, इनपुट सिग्नल वोल्टेज का सिलेक्शन करें और बीम की तीव्रता का करें। टाइम बेस्ड सिग्नल है तो फिर इसमें टाइम का तो सॉरी ऑप्शन ही नहीं है, तो स्वीप स्पीड आ जाएगी उसमें। ठीक है ना, ए ऑप्शन करना, सेलेक्ट स्वीप स्पीड। स्वीपिंग स्पीड का मतलब है यूँ, मतलब ये कितनी तीव्र गति से चले, तो टाइम ही हो गया ना एक तरह से, क्योंकि वेव से ही तो टाइम निकलेगा, टाइम जो है वो फ्रीक्वेंसी से आएगा। तो स्वीपिंग स्पीड आपकी अगर तेज़ होगी, स्पीड एक तरह से फ्रीक्वेंसी मान लो, तो समय उतना ही कम लगेगा। तो ए ऑप्शन ही करेंगे, सेलेक्ट स्वीपिंग स्पीड, यानी समय सेट करने के लिए है एक तरह से, स्पीड से ही समय निकलेगा। स्पीड यहाँ फ्रीक्वेंसी मानेंगे, क्योंकि वेव है ना, वेव गति का मतलब तो फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। वैसे तो वेव लेंथ मीटर में होती है, लेकिन यहाँ पर वो वेव चेंजेस की बात कर रहा है। तो ए ऑप्शन करना स्वीप की गति का चयन करने के लिए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है टाइम बेस के लिए, जो वैल्यूएशन निकालने के लिए होता है। चलिए जी, रेक्टिफायर का एक क्वेश्चन आया है आपके सामने। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज तीनों पढ़े होंगे आपने। 24 वोल्ट इनपुट है, आउटपुट पूछ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर की। फॉर्मूला याद है क्या, लिखवा देता हूँ, याद रखना। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्मूला होता है 0.45 इंटू VRMS। क्या फॉर्मूला होता है, 0.45 इंटू VRMS। और अगर फुल वेव सेंटर टेप वाला हो या ब्रिज वाला हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 0.90 इंटू VRMS। क्या फॉर्मूला होता है, 0.90 इंटू VRMS। अभी तो हमें ये करना है 0.45 इंटू 24, 10.8 वोल्ट आपका उत्तर आ जाएगा। बताओ सवाल समझ में आएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से मान लो अगर यही क्वेश्चन आ जाए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो क्या करोगे, 24 को 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, याद रख लेना। आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम में तो और भी वो दिमाग लगाने लग गया, आपको परेशान करता है। कैसे, यहाँ ट्रांसफार्मर दिखा दिया और यहाँ वैल्यू दिखा दी, यहाँ पे डायोड दिखा करके आपसे वोल्टेज पूछ रहा है ना। यहाँ 240 वोल्ट लिख दिया, इसका टर्न अनुपात लिख रहा है 4:1, कितना लिख रहा है, 4:1। अब कह रहा है कि आउटपुट डीसी बताओ कितनी है। कंपटीशन में जिस चीज़ को याद है वो उत्तर बता सकते हो क्या। सबसे पहले तो देखो टर्न रेशियो, ट्रांसफार्मर ये जो लगता है वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए लगता है, राइट। 240 का फोर्थ हिस्सा यहाँ रहेगा, यानी 60 वोल्ट यहाँ पर आ गया। अब आपको 60 को 0.45 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। वैसे करवा चुका हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको कई बार, जब ये एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट लिए तब भी इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे। और ये पिछली बार नवोदय विद्यालय ने पूछा था आपसे, NVS है ना, नवोदय विद्यालय समिति, जहाँ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट आती है, उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अच्छे से पढ़ लेना। देखो ITA वाले बच्चों के तो देखो सिंपल सी बात है, सामने क्वेश्चन आएंगे, कोई चेंजेस नहीं होता है, पर कंपटीशन वालों को सुधार की ज़रूरत है। सवाल अगला, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन अधिक अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। मतलब हमारे मोस्टली जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं ना, वो सिलिकॉन के होते हैं। अब इसके ना बहुत सारे ऑप्शन दे दो, चाहे आप इसमें अगर ऑप्शन देखोगे ना, तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही है, लेकिन इस पर प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी। सिलिकॉन के पास परमाणु क्रमांक कितने हैं, 14। जर्मेनियम के पास कितने थे, 32। जर्मेनियम नाभिक से ज़्यादा दूर है कक्षाएं, इसलिए उसको तोड़ना आसान होता है और कम बाहरी बल लगता है। इसको तोड़ने के लिए हमें अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। मोर एक्सटर्नल सप्लाई या मोर एक्सटर्नल फोर्स नीड टू बी ब्रोकन, या मान लो कुछ भी, एटॉमिक बॉन्डिंग, परमाणुविक संरचना तोड़ने के लिए अधिक हमें चाहिए। कम परमाणु क्रमांक है, कम परमाणु क्रमांक इसे अधिक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं और इसकी वजह से इसका बैरियर वोल्टेज बढ़ जाता है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे,
सिलिकॉन का बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम का 0.3 ही था। इसके पीछे कारण मैं बता ही चुका हूँ। हालांकि यहाँ देखो ये भी सही है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अब ज़्यादा इसीलिए है कि उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, फिर वो क्या है कि थर्मल भी ज़्यादा, थोड़ी सी हीट ज़्यादा सहन कर लेती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ताप ये जो कैपेसिटी है वो भी बड़ी अच्छी है। लेकिन मोर एंड मोर बेटर ऑप्शन ए ही है आपका, ए ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, उच्च बैरियर वोल्टेज। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यदि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इस्तेमाल किया गया है और सर्किट खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। देखो भाई, अगर सर्किट ही ओपन है तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। भाई आउटपुट लेने के लिए तो सर्किट क्लोज होना तो ज़रूरी है ना। परिपथ में तारें जुड़ी भी नहीं है डायोड के साथ, जैसा कि प्रीवियस क्लास में इन्होंने एक डायग्राम भी दिया था हमें। अगला सवाल, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। याद रखना, बेस हमेशा बीच वाला होता है तो दो बातें होती हैं, इसकी डोपिंग भी कम होती है और ये पतला भी होता है, यानी भौतिक रूप से फिजिकल साइज भी सबसे छोटा इसी का होता है और डोपिंग भी लोवेस्ट इसी की होती है। ए ऑप्शन आएगा। लाइटली डोप्ड और वेरी थिन, यानी डोपिंग के मामले में अगर हम देखें तो एमिटर की सबसे ज़्यादा, फिर कलेक्टर की, फिर बेस की। फिजिकल साइज़ के मामले में देखें तो कलेक्टर सबसे बड़ा, एमिटर उससे छोटा और बेस सबसे छोटा, यानी डोपिंग हो या साइज़ हो बेस सब में छोटा ही है। ठीक है, ये ठीक क्वेश्चन है, ये पेपरों में आ सकता है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। देखो भाई किस तरह से पूछ रहा है वो अलग अलग तरीके से बता देना। बेस क्षेत्र में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। अगर बाइसिंग पूछे तो वोल्टेज डिवाइडर बेस बाइस विधि है, यूनिवर्सल बाइसिंग विधि के नाम से भी जानते हैं। एमीटर इनपुट और आउटपुट दोनों में है तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर भी आप इसे बोल सकते हैं। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन दिए हैं एम्पलीफायरों के प्रकार के आधार पर ही, इसलिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के साथ ही जाएंगे। ठीक है, एमीटर जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में है, इसलिए कॉमन। कौन सा मल्टीवाइब्रेटर आउटपुट में दोहरावदार पल्स पैदा करता है। दोहरावदार पल्स का मतलब क्या है इंग्लिश में, रिपीटेटिव प्लस, रिपीटेटिव प्लस नहीं पल्स, सॉरी। रिपीटेटिव पल्स का मतलब है कि कंटिन्यू देता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। देखो नहीं रुकने का मतलब है अस्थिर। मल्टीवाइब्रेटर 3 तरह के होते हैं, एस्टेबल, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल। एस्टेबल का मतलब होता है इसमें कोई स्थिर अवस्था नहीं है, शुद्ध हिंदी में अस्थिर मल्टीवाइब्रेटर बोलते हैं। तो ये लगातार वेव पैदा करता रहेगा, कभी स्थिर नहीं होगा। यानी इसमें पेपर में आ सकता है एक अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कितनी स्टेबल स्टेट होती है, तो 0 होती है। सीधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। बाई स्टेबल, बाई का मतलब होता है 2, तो इसमें 2 स्टेबल स्टेट होती है और ये सेम टू सेम हमारे फ्लिप फ्लॉप के जैसा है माय डियर, आ चुका है। फ्लिप फ्लॉप इनमें से किसके समान है, एस्टेबल, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल। वन शॉट कुछ होता नहीं है और मोनोस्टेबल में एक स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, कुछ अच्छे से याद आए, योगा, कोई समस्या नहीं है किसी को। अगला सवाल, एफईटी का मुख्य एप्लीकेशन क्या है। माय डियर पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है ये। इसके अलावा याद रखना यूनिपोलर डिवाइस है। इसके अलावा और ज़्यादा कोई आपसे पूछे तो ध्यान रखना मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, बहुसंख्यक वाहक है। यूनिपोलर का मतलब होता है एक ध्रुवता, यानी इसमें या होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा चलेगी, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण नहीं। जैसे हमारा सामान्य ट्रांजिस्टर होता है बीजेटी, उसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा चलती है, इसलिए वो बाईपोलर है। तो ये यूनिपोलर है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। ये देखो ये रहा, यानी L1 से C1 ये क्यों जोड़ा है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये माइनस वाला टर्मिनल है तो ये प्लस वाला टर्मिनल आउटपुट है। इसी आउटपुट को निकाल करके फिर से इनपुट में दे दिया तो इसे हम बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं, फीडबैक। और फीडबैक कौन सा है, ये वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉजिटिव फीडबैक ही है ये तो, है ना, क्योंकि प्लस की सप्लाई से लिया गया है, ग्राउंड से नहीं लिया गया। देखो
अगर ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ जुड़ता ना तो नेगेटिव फीडबैक होता, प्लस वाले से जुड़ा, ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, मतलब ग्राउंड को छोड़ दिया ना, आउटपुट को इनपुट में दिया हुआ है तो फीडबैक तो है ही, नो डाउट। फीडबैक के दो ऑप्शन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इसलिए करना है क्योंकि ग्राउंड से नहीं लिया हुआ। अगला सवाल देखो, यस माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ITI के तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, कंपटीशन एग्ज़ाम में इसरो हर बार पूछ चुका है आपसे। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में किसका उपयोग करते हैं? अभी शुरुआत में चर्चा हो चुकी है, नंबर 1 क्वेश्चन यही तो था। ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, ट्राइक मोटर कंट्रोल सर्किट में स्नबर सर्किट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी है, ये तो डिप्लोमा वालों का है, बीटेक वालों से पूछते हैं, इंजीनियर से, अपन से नहीं पूछते। इसे DVDT प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं, और ये ट्राइक को फॉल्स ट्रिगरिंग से बचाता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। ए ऑप्शन होगा, टू अवॉइड फॉल्स ट्रिगरिंग ऑफ ट्राइक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये आज के 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे आए हैं जो इंजीनियरों का है, अपना है ही नहीं। कौन सा ऑसिलेटर उच्च सटीक स्थिर फ्रीक्वेंसी देता है? स्थिर फ्रीक्वेंसी के लिए हार्टले ऑसिलेटर करना, ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन सीधे मिलेंगे, याद रख लेना, स्थिर फ्रीक्वेंसी हार्टले ऑसिलेटर। कौन सा प्रतिरोधक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन डिसाइड करता है? यानी वोल्टेज डिवाइडर बेस बाइस विधि है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, और आपसे पूछा जा रहा है इसमें वोल्टेज गेन किससे मिलेगी? देखो भाई, सबका काम देखो, ये दोनों है ना, RB1 और RB2, ये तो बेस बाइस को कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज डिवाइडिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। RE ये इस एमीटर सर्किट की धारा को कंट्रोल करने के काम करते हैं, आउटपुट करंट को। तो फिर गेन के लिए कौन बचा? RL, लोड प्रतिरोधक, ठीक है। तो गेन को कंट्रोल कौन करेगा? RL करेगा, C कर देना। इन सब के काम पता है, ये बाइसिंग को कंट्रोल करते हैं और ये एमीटर सर्किट की धारा को कंट्रोल करता है। अगला सवाल, ऑसिलेटर सर्किट में फीडबैक सर्किट का उपयोग क्यों करते हैं? यानी वो कह रहा है कि ऑसिलेटर में हम फीडबैक क्यों देते हैं? देखो भाई, बिना फीडबैक के तो आपको ऑसिलेशन प्राप्त ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बरखासर ने कहा था कि 360 डिग्री का फेज अंतर मिलना ज़रूरी है। हम कॉमन एमीटर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कॉमन एमीटर में 180 डिग्री का फेज अंतर होता है, याद है ना। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में 0-0 होता है, कॉमन एमीटर में 180 का है। तो हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट और चाहिए, इसके लिए RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें 60-60 डिग्री की 3 स्टेज होती है। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलता है हमें टैंक सर्किट से, ठीक है। बस इतना ही है, हो गया। बहुत धन्यवाद माय डियर। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जा सकते, जाना ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट अवेलेबल, अटेंड करो। टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करो ताकि वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहे, और ये वीडियो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए प्लीज़, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो क्लासेज उन तक नहीं पहुँच पाएगी, और बच्चे वो भी एग्ज़ाम देंगे। बहुत धन्यवाद।